हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ईपीसी 4 सब्जेक्ट बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका ईपीसी 4 सब्जेक्ट है, जिसमें कि प्रैक्टिकल्स है और तो आपके ईपीसी 4 सब्जेक्ट का क्या नाम है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। शिक्षा में नाटक एवं कला, इंग्लिश में क्या नाम है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये ना ही सिर्फ रिटर्न में बल्कि वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करो लिखना, तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज बनाना है, और फ्रंट पेज बनाने से पहले आपको स्केल से पेंसिल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेना है। बिकॉज आप लाइंस ड्रॉ कर लोगे तो आपके जो वर्ड्स है वो प्रॉपर मतलब अच्छे दिखेंगे, है ना, प्रॉपर शो होंगे। फिर उसके बाद आपको इंडेक्स बनाना है, ठीक है, इंडेक्स बनाना भी और इस टाइप से इंडेक्स लिखना भी है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर पेज नंबर्स लिखना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन से पेज नंबर पर, ठीक है। तो इस टाइप से आपका इंडेक्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कला का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं लिखिए। कला का अर्थ, मीनिंग ऑफ आर्ट। कला वह मानवीय अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं और अनुभूतियों को सुंदर रूप से प्रस्तुत करता है। यह सौंदर्य बोध पर आधारित होती है और इसका उद्देश्य दर्शकों को प्रभावित करना, आनंद देना या प्रेरित करना होता है। कला की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कला। प्लेटो के अनुसार कला एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है जो आत्मा को छू जाती है। महात्मा गांधी के अनुसार कला वह है जो आत्मा की गहराइयों से निकलकर समाज की सेवा करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार कला मानव जीवन का सौंदर्यात्मक विकास है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला जीवन की अभिव्यक्ति है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति की नकल है। कला की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। कला सृजन पर आधारित होती है। कलाकार अपने भावों को नए और अनोखे रूप में प्रस्तुत करता है। सेकेंड है सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस। कला में सौंदर्य का अनुभव होता है जो देखने या सुनने वाले को मानसिक सुख देता है। थर्ड है भावों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। कला कलाकार की भावनाओं, अनुभूति और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। फोर्थ, प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल। सच्ची कला व्यक्ति को प्रेरित करती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। फिफ्थ है मानवीय अनुभवों की अभिव्यक्ति, रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। कला समाज, संस्कृति और समय के अनुभवों का दर्पण होती है। सिक्स्थ पॉइंट है नैतिकता और संस्कृति से जुड़ा, मोरल एंड कल्चरल लिंक। कला समाज की नैतिकता, परंपरा और संस्कृति को दर्शाती है। सेवन पॉइंट है विविध रूपों में होती है। कला के अनेक रूप होते हैं ना, वेरियस फॉर्म्स, जैसे चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाट्य, मूर्तिकला, साहित्य आदि। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आप जो भी आंसर लिखते हो, है ना, तो जो मैक्सिमम आंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। और कंक्लूजन लिखते हो तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, ठीक है। कला मानव जीवन का अभिन्न अंग होती है जो न केवल भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि समाज और संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सौंदर्य, सृजनात्मकता और प्रेरणा का अद्भुत संगम है। जब व्यक्ति किसी कला से जुड़ता है ना, तो एक जीवन को जीने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। ये जो है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और महत्व बताइए। सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स। सौंदर्य शास्त्र वह शाखा है जो सौंदर्य, कला, भावनाओं और अभिरुचि, है ना, यानी कि टेस्ट के अध्ययन से संबंधित है। यह जानने का प्रयास करता है कि हम किसी वस्तु, कला या अनुभव को सुंदर क्यों मानते हैं और सौंदर्य का अनुभव कैसे करते हैं। सौंदर्य शास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ एस्थेटिक्स। सौंदर्य शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, सौंदर्य यानी कि सुंदरता प्लस शास्त्र यानी कि विद्या, अर्थात यह एक ऐसी विद्या है जो सुंदरता, उसके अनुभव और उसकी अभिव्यक्ति का अध्ययन करती है। सौंदर्य शास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ एस्थेटिक्स। प्लेटो के अनुसार सौंदर्य शास्त्र आत्मा में सौंदर्य की अनुभूति कराने वाली शक्ति है। अरस्तु के अनुसार सौंदर्य शास्त्र वह ज्ञान है जो कला और सौंदर्य के तत्वों का विवेचन करता है। भारतीय दृष्टिकोण यानी कि भरत मुनि के अनुसार रस निष्पत्ति ही सौंदर्य शास्त्र का मूल है। सौंदर्य शास्त्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्थेटिक्स। पहला है सौंदर्य की पहचान करना, यह व्यक्ति को सुंदर और असुंदर के बीच अंतर समझने में मदद करता है। सेकेंड है कला से जुड़ा हुआ, सौंदर्य शास्त्र कला की आत्मा है, यह नृत्य, संगीत, चित्रकला, साहित्य आदि सभी कलाओं में मौजूद होता है। थर्ड है भावनात्मक अनुभव, सौंदर्य शास्त्र केवल देखने का विषय नहीं है बल्कि उसे महसूस करने का अनुभव है। फोर्थ पॉइंट है सृजनात्मकता का पोषण करता है, यह कलाकारों को नई सोच और भावनाओं के साथ कुछ नया रचने की प्रेरणा देता है। सौंदर्य शास्त्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्थेटिक्स। फर्स्ट है कला की समझ बढ़ाता है, यह विद्यार्थियों और कला प्रेमियों को किसी भी कलाकृति के गहरे अर्थ और भावनाओं को समझने में हेल्पफुल है, मददगार है। सेकेंड है संवेदनशीलता का विकास, यह मनुष्य को अधिक भावुक, सहानुभूतिपूर्ण और विचारशील बनाता है। थर्ड है संस्कृति और परंपरा से जोड़ता है, सौंदर्य शास्त्र को हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को समझ पाते हैं।
मतलब जो सौंदर्य शास्त्र जो होता है उसके माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को समझ पाते हैं। ठीक है। फोर्थ है शिक्षा में उपयोगी। शैक्षणिक दृष्टिकोण से यह साहित्य, चित्रकला, नाटक, संगीत आदि विषयों के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी है। फिफ्थ है रचनात्मकता को बढ़ावा। यह व्यक्ति में रचनात्मकता, कल्पनाशीलता व नवाचार की भावना को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शिक्षा में कला और कला में शिक्षा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है शिक्षा में कला का मतलब होता है शिक्षा में कला का उपयोग एक साधन यानी कि मीडियम के रूप में करना। ठीक है। इसमें कला को पढ़ाने का तरीका आकर्षक, रोचक और प्रभावी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण, किसी कविता को नाट्य रूप में प्रस्तुत करना, विज्ञान के किसी विषय को चित्र या मॉडल बनाकर समझना, गणित के किसी कॉन्सेप्ट को गीत के माध्यम से पढ़ाना, है ना, कुछ ट्रिक्स का यूज़ करना। इससे शिक्षा रुचिकर, रचनात्मक और बच्चों के लिए आनंदमय हो जाती है। मुख्य बिंदु, पहला, कला को शिक्षा के साधन के रूप में इस्तेमाल करना। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया को रचनात्मक बनाना। तीसरा, बच्चों की रुचि और भागीदारी बढ़ाना। अब बात करते हैं कला में शिक्षा की। तो इसका मतलब होता है कला के क्षेत्र में शिक्षा देना। इसका उद्देश्य किसी विशेष कला जैसे चित्रकला, नृत्य, संगीत, रंगमंच आदि में विद्यार्थियों को विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन दिलाना। उदाहरण, पहला है कला विद्यालय में चित्रकला का प्रशिक्षण देना, संगीत स्कूल में गायन या वादन सिखाना, नृत्य अकादमी में नृत्य का प्रशिक्षण देना। इसमें कला के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष दोनों सिखाए जाते हैं। अब इसके मुख्य बिंदु, पहला है कला स्वयं शिक्षा का विषय बन जाती है। दूसरा है विद्यार्थी कला की बारीकियों को सीखते हैं। तीसरा, कला में दक्षता और कौशल विकसित होता है। अब शिक्षा में कला और कला में शिक्षा में अंतर निम्न है ना, इधर क्रमांक लिखेंगे, शिक्षा में कला, कला में शिक्षा। तो पहला अंतर है शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए कला का उपयोग किया जाता है। कला ही मुख्य विषय होती है और उसी की शिक्षा दी जाती है। दूसरा है कला शिक्षा का सहायक यानी कि मीडियम होती है। शिक्षा स्वयं कला के विभिन्न रूपों जैसे चित्रकला, नृत्य, संगीत पर केंद्रित होती है। तीसरा है उद्देश्य, विषयों को सरल, प्रभावी और आनंददायक बनाना। और कला में शिक्षा का उद्देश्य होता है कला में दक्षता और कौशल प्राप्त करना। फोर्थ है सभी विषयों में लागू किया जा सकता है जैसे कि गणित, विज्ञान आदि, केवल कला विषय में ही सीमित रहता है। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षक विभिन्न विषयों में कला का उपयोग करते हैं, प्रशिक्षक कला विशेषज्ञ होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है शिक्षक विभिन्न कला द्वारा शिक्षा के माध्यम से बच्चों में रचनात्मकता, रुचि और समझ को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण, कविता को अभिनय के रूप में प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को कला में करियर और पेशेवर अवसर देना। उदाहरण, नृत्य अकादमी में नृत्य सीखना। क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर क्राफ्ट से आप क्या समझते हैं। पेपर क्राफ्ट से एक गुलदस्ता या बुके या कठपुतली निर्मित कर जमा कीजिए। पेपर क्राफ्ट वह कला और शिल्प है जिसमें विभिन्न प्रकार के कागज़ का उपयोग करके वस्तुएं, सजावट, खिलौने या अन्य रचनाएं बनाई जाती है। इसमें कागज़ को काटना, मोड़ना, गूंथना, चिपकाना, रंगना आदि शामिल होता है। यह रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को विकसित करने का एक शानदार माध्यम है। पेपर क्राफ्ट से कठपुतली निर्माण। पेपर क्राफ्ट के माध्यम से कठपुतली बनाना बहुत ही सरल और रोचक कार्य है। इसके लिए रंगीन कागज़, कैंची, गोंद और स्केच पेन की सहायता से कठपुतली के विभिन्न हिस्सों जैसे सिर, धड़, हाथ, पैर आदि बनाए जाते हैं। फिर इन्हें गोंद की मदद से जोड़कर कठपुतली का आकार तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन रिलेटेड हमारी एक्टिविटी हुई थी। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आपके प्रैक्टिकल फाइल में बस इधर उधर से जो भी कंटेंट मिल जाए वो लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने अनुभव भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल किया है वो हम फाइल में लिखेंगे, अपने अनुभव लिखेंगे, तो इससे हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो विकसित होगी। ठीक है, और हम अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। तो देखो, गतिविधि 5, कला और शिल्प में कठपुतली निर्माण। मेरे EPC 4 विषय शिक्षा में नाटक एवं कला के अंतर्गत गतिविधि 5, जिसका नाम कला और शिल्प था, उसमें मैंने पेपर क्राफ्ट का उपयोग करके एक सुंदर कठपुतली बनाई थी। मैंने कागज़ के विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करके कठपुतली के चेहरे, कपड़े और हाथ पैर को आकर्षक तरीके से सजाया और उसे अपनी कक्षा में जब किया। यह कार्य मेरे लिए बहुत रोचक और रचनात्मक रहा। निष्कर्ष, कठपुतली बनाकर मैंने न सिर्फ अपनी रचनात्मक क्षमता को विकसित किया, बल्कि बच्चों को खेल खेल में सीखने और मनोरंजन का एक नया तरीका भी सिखाया। पता है, मैंने जब एक्टिविटी की, मैंने कठपुतली बनाई, तो फिर मैंने वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर किया और फिर बच्चों को भी एक टास्क दिया कि उनको क्राफ्ट पेपर दे दिए और पेंसिल और स्केचेस कि अब इससे तुमको भी डोल या फिर कठपुतली या फिर जो भी तुम बना सको वो बनाओ। तो इससे क्या, वो भी दिमाग लगाएंगे कि हाँ ये ऐसा, यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए। तो इससे उनकी भी सोचने समझने की क्षमता जो है वो विकसित होगी। और बच्चों को तो ड्राइंग और ये सब क्रिएटिव चीज़ें करने में मज़ा आता है। उनके इंटरेस्ट का टॉपिक है। बच्चों को क्या, मुझे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ऐसी चीज़ें करना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है चित्रकला का अर्थ बताते हुए किसी एक चित्र का चित्रांकन कीजिए। चित्रकला का अर्थ। चित्रकला 2 शब्दों से मिलकर बना है। चित्र यानी चित्रण, रूपांकन, आकृति या चित्र। कला यानी रचनात्मकता, सौंदर्य या कला।
इस प्रकार चित्रकला वह कला है जिसमें रंगों, रेखाओं और आकारों के माध्यम से किसी वस्तु, दृश्य या भाव को चित्रित किया जाता है। यह हमारी भावनाओं, कल्पनाओं और विचारों को कागज़ या कैनवास पर अभिव्यक्त करने का माध्यम है। सरल भाषा में चित्रकला वह कला है जिसमें रेखाएं और रंगों के माध्यम से किसी विषय को सुंदर और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चित्रकला एक द्विविमीय कला है। भारत में चित्रकला यानी कि पेंटिंग का एक प्राचीन स्रोत विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। कलांति ददातिथि कला अर्थात सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु का नाम कला है। भारतीय कला उस असीम सागर की भांति है जिसके ओर छोर तथा गहराई का सहज अनुमान नहीं हो पाता है। मानव ने प्रारंभ से ही व्यावहारिक सजगता के साथ चित्रों के उदाहरण छोड़े हैं। ये जो पोर्शन मैंने लिखा है ये मैंने बुक में से लिखा है, प्रैक्टिकल की बुक में से। उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है और जो पहले मैंने आंसर शेयर किए थे 4 आंसर, तो वो मैंने मन से लिखे हैं, मतलब कुछ पॉइंट सर्च किए और फिर मन से अपनी लैंग्वेज में लिखे। तो जब हम चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो सरल रहता है और समझ में भी आ जाता, लेकिन दूसरों की लैंग्वेज समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने बुक का बहुत कम यूज़ किया है, मतलब 2-3 क्वेश्चन में, क्योंकि चीज़ें तभी लिखो जब आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, किसी भी सरस चित्र के दर्शन से तन मन की पीड़ा दूर होती है और ऐसे चित्रों की सजावट मंगलकारी होती है। वो हम एस्ट्रोलॉजी में सुनते हैं ना कि कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती है जो हमको लगा कर रखनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टडी या फिर जहाँ पर आपका वर्किंग एरिया है वहाँ पर आप शांति और फोकस चाहते हो तो गौतम बुद्ध की तस्वीर लगा के रखो। तो जो चित्रकला है ना या पेंटिंग्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है ना, तन मन की पीड़ा दूर होती है। इसलिए आप भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाओ, गौतम बुद्ध, बटरफ्लाई, ठीक है, कलरफुल पेंटिंग्स। धर्मोत्तर पुराण चित्र सूत्रम कलानाम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदय मंगल्य प्रथमम चेतद ग्रहेयत प्रतिष्ठितम विष्णु। ललित कलाएं जीवन की ऋतु को आनंद और शांति से पूर्ण करती है। ललित कलाओं के द्वारा ही जीवन में सत्य, शिव और सौंदर्य निहित है एवं इनमें समन्वय आवश्यक है। अब बात आती है चित्रांकन की। तो चित्रांकन कैसे किया जाता है, तो अब मैं बताती हूँ कि चित्रांकन करने के लिए पहले एक चित्र बनाना होता है, बट मैं अभी डायग्राम जो है वो बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 है छापांकन से आप क्या समझते हैं? छापांकन का कोई नमूना प्रस्तुत करें। छापांकन यानी कि प्रिंटिंग। छापांकन को अंग्रेजी में प्रिंटिंग या प्रिंट मेकिंग कहते हैं। छापांकन का अर्थ है किसी तरह जैसे लकड़ी, धातु, रबर, पत्थर या अन्य पर चित्र, डिज़ाइन या लेख उकेर कर फिर उसे रंग लगाकर किसी अन्य सतह जैसे कागज़ या कपड़े पर छाप कर उसकी प्रतिलिपि तैयार करना। छापांकन का उद्देश्य एक ही चित्र को बार बार सुंदर और सटीक रूप से छापना होता है। इसमें लकड़ी की छपाई, तांबे की छपाई, लिनोलियम की छपाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि प्रमुख विधाएं होती है। सरल शब्दों में छापांकन वह कला है जिसमें किसी एक डिज़ाइन या चित्र को बार बार कागज़ या कपड़े पर छापकर तैयार किया जाता है। उद्देश्य छापांकन के माध्यम से एक ही चित्र को बार बार सुंदरता और सटीकता के साथ छापा जा सकता है। यह चित्रकला से अलग इसलिए क्योंकि चित्रकला में प्रत्येक चित्र अलग अलग बनता है, जबकि छापांकन में एक ही डिज़ाइन की प्रतियां तैयार की जाती है। निष्कर्ष, छापांकन चित्रकला का एक आसान तरीका है जिससे हम एक ही डिज़ाइन को कई बार छापकर सुंदर चित्र बना सकते हैं। चित्रकला में ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम कंज्यूम होता है, और जो छापांकन है वो स्मार्ट मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कोलाज से आप क्या समझते हैं? इसका महत्व बताते हुए कोलाज का नमूना प्रस्तुत करें। कोलाज एक चित्रकला की विधा है जिसमें विभिन्न चित्रों, रंगीन कागज़ों, पत्रिकाओं, अखबारों, कपड़ों आदि को काटकर चिपकाकर एक नया कलात्मक चित्र बनाया जाता है। विभिन्न अनुपयोगी वस्तुएं या कागज़ को गोंद, फेविकोल या अन्य पदार्थ से कोई कलात्मक आकार या रूप प्रदान करना ही कोलाज है। आधुनिक काल में कोलाज पद्धति का जन्म सन 1992 से माना जाता है ना, 1992 से। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम धनवादी चित्रकारी ने कपड़ा, समाचार पत्र, ताश, बेत की जाली, माचिस इत्यादि वस्तुओं के टुकड़ों को चित्रछेप में चिपकाकर उसे सांकेतिक रेखाओं व रंगों की सहायता से चित्र रचनाएं शुरू की और इस नवीन विधा का उदय हुआ, अर्थात वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से चित्र में साविष्ट करके कृतियों का निर्माण किया जाता है। कोलाज का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलाज। फर्स्ट पॉइंट है रचनात्मकता का विकास। कोलाज बनाते समय व्यक्ति अपनी कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करता है जिससे उसकी सोच और कला कौशल में सुधार होता है। सेकेंड पॉइंट है संसाधनों का सही उपयोग। कोलाज बनाने में अक्सर पुराने कागज़, तस्वीरें, अखबार के टुकड़े आदि का पुनः उपयोग होता है जिससे संसाधनों की बचत होती है और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। थर्ड पॉइंट है व्यक्तित्व अभिव्यक्ति। कोलाज के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को अनोखे तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा में सहायक। विद्यालयों में कोलाज बनाना छात्रों की समझ बढ़ाने, विषय को रोचक बनाने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट है समस्या समाधान क्षमता। कोलाज बनाते समय विभिन्न तत्वों को जोड़ने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया से समस्या को सुलझाने की क्षमता विकसित होती है।
निष्कर्ष, कोलाज एक सरल लेकिन प्रभावशाली कला माध्यम है जो न केवल रचनात्मकता को बढ़ावा देता है बल्कि शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्ति को नई सोच अपनाने, अपने विचारों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने और संसाधनों का सही उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसलिए कोलाज को शिक्षा और कला के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कोलाज बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्ले मॉडलिंग का अर्थ बताते हुए उसका नमूना प्रस्तुत करें। क्ले मॉडलिंग का अर्थ। क्ले मॉडलिंग का अर्थ है मिट्टी या क्ले यानी कि मिट्टी जैसे पदार्थ से विभिन्न आकृतियाँ और मॉडल बनाना। इसमें बच्चों या कलाकारों द्वारा अपनी कल्पनाओं के अनुसार कोई भी वस्तु, जानवर, फल फूल, मानव आकृति आदि का मॉडल तैयार किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कला गतिविधि है जिससे बच्चों में रचनात्मकता, सौंदर्यबोध और कार्यकुशलता का विकास होता है। क्ले मॉडलिंग का नमूना। उदाहरण के लिए हमने क्ले से सेब का मॉडल बनाया। ठीक है। आवश्यक सामग्री, लाल रंग की क्ले, हरी रंग की क्ले, स्केल या चाकू। निर्माण विधि। सबसे पहले लाल रंग की क्ले को गोल आकार में गूंथकर एक सेब का आकार तैयार करते हैं। फिर हरी क्ले से एक छोटा डंठल और पत्ती बनाकर उसे सेब के ऊपर जोड़ देते हैं। स्केल या चाकू से सेब के ऊपरी हिस्से पर हल्की सी लकीरें बनाकर उसे और आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार यह एक सरल क्ले मॉडलिंग का नमूना है जिसे बच्चे आसानी से बना सकते हैं और अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रंगोली का महत्व बताते हुए रंगोली का एक नमूना प्रस्तुत करें। रंगोली का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ रंगोली। रंगोली भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण लोक कला है जो विशेष अवसरों और त्योहारों पर बनाई जाती है। इसका महत्व इस प्रकार है। फर्स्ट, रंगोली हमारे घर और समाज में शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। सेकंड, रंगोली बनाते समय हम अपनी रचनात्मकता और कलात्मकता को व्यक्त करते हैं। थर्ड, यह अतिथियों के स्वागत का सुंदर तरीका है। फोर्थ, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को जीवित रखती है। फिफ्थ, यह सौंदर्यबोध और सजावट की भावना को बढ़ाती है। रंगोली का नमूना। सैंपल ऑफ रंगोली। विषय, भारतीय सेना के शौर्य को दर्शाती रंगोली। रंगोली का डिजाइन। बीच में तिरंगा झंडा और उसमें भारतीय सेना के प्रतीक चिन्ह जैसे तलवार, बंदूक, सैनिकों की टोपी को दिखाया गया है। चारों ओर भारतीय सेना के जवानों को बनाकर उनके साहस और वीरता को दर्शाया जा सकता है। रंगोली में ऊपर जय हिंद और भारतीय सेना जिंदाबाद जैसे स्लोगन रंगीन अक्षरों में लिखे जा सकते हैं। अब हमारी जो रंगोली की गतिविधि हुई थी कॉलेज में, उसका उल्लेख, हमारी गतिविधि का उल्लेख। दिनांक 24 मई 2025 को हमारे कॉलेज देवी रुक्मणी महाविद्यालय खरगोन में BA द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षा में नाटक एवं कला विषय के तहत लोक कला रंगोली गतिविधि आयोजित की गई थी। ठीक है। इस गतिविधि में हमने 4 से 5 प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह ने मिलकर यहाँ पर ने आएगा। ठीक है, इसको मैं ठीक कर लूँगी। भारतीय सेना के शौर्य को दर्शाती हुई रंगोली बनाई थी। यह गतिविधि शनिवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई जिसमें सभी प्रशिक्षणार्थी यूनिफॉर्म में समय पर उपस्थित थे। रंगोली बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री अपने साथ लाए थे। शेयरिंग की थी आपस में रंगोली के कलर की, मतलब लास्ट में कलर्स कम पड़ गए थे तो एक दूसरे से शेयर भी किए थे। ठीक है। इस गतिविधि के माध्यम से हमने भारतीय सेना के वीरता और पराक्रम को रंगोली के माध्यम से प्रस्तुत किया और अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निष्कर्ष, इस गतिविधि के माध्यम से हमें रंगोली कला के महत्व को समझने का अवसर मिला। रंगोली बनाते समय हमने भारतीय सेना के अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति को रंगों के माध्यम से व्यक्त किया। इसने हमारी रचनात्मकता, सहयोगात्मक कार्य और समूह में कार्य करने की क्षमता को भी प्रोत्साहित किया। साथ ही यह गतिविधि भारतीय सेना के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को जागृत करने में भी सहायक रही। रंगोली के माध्यम से हमने कला और संस्कृति के महत्व को भी जाना जो हमें अपनी परंपराओं से जोड़े रखता है। ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मैंने एक पेज में लिखा, क्योंकि आंसर्स तो एक तो ये पेज बड़े हैं प्रैक्टिकल फाइल्स के, तो आंसर तो छोटे छोटे में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम अपने अनुभव से जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं उनके किन्हीं 5 कलाकारों पर लेख लिखिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। परिचय। भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह संगीत परंपरा 2 प्रमुख भागों में विभाजित है। पहला, हिंदुस्तानी संगीत जो कि उत्तर भारत में होता है, और सेकेंड है कर्नाटक संगीत जो कि दक्षिण भारत में गाया जाता है। ठीक है। दोनों ही शैलियों में राग और ताल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को शांति और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करना भी है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के 5 प्रमुख कलाकार। पहला है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। उनकी आवाज़ में गहराई और उनकी गायकी में अद्भुत आत्मीयता थी। उन्होंने राम नाम सुखदाई जैसे भजनों को भी अपनी आवाज़ से अमर कर दिया। वे किराना घराने के प्रमुख गायक थे और अपने लंबे आलाप, तान और भावपूर्ण गायकी के लिए प्रसिद्ध रहे। उन्होंने अपने संगीत जीवन में कई महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां दी और भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान की। उनके योगदान ने भारतीय संगीत को विश्व मंच पर पहचान दिलाई।
सन 2008 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सेकंड है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के अद्भुत वादक थे। उन्होंने शहनाई को एक लोकवाद्य से शास्त्रीय मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। थर्ड है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। उनकी आवाज़ में भक्ति और कोमलता का अद्भुत संगम है। उन्होंने वैष्णव जंतो और हरि तुम हरो जैसे भजन विश्व मंच पर प्रस्तुत किए। फोर्थ है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर विश्वविख्यात सितार वादक थे। उन्होंने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। उनकी जुगलबंदी और प्रयोगधर्मी शैली उनकी जुगलबंदी और जो प्रयोगधर्मी शैली थी उसने संगीत प्रेमियों को क्या किया, मंत्रमुग्ध किया। उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खां सरोद वादक के रूप में प्रसिद्ध है। उनके सरोद वादन में रागों की सुंदरता और भावनात्मक गहराई झलकती है। उन्होंने भारतीय संगीत को युवाओं में लोकप्रिय बनाने में भी योगदान दिया। निष्कर्ष, भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारी संस्कृति और परंपरा की अनमोल धरोहर है। इसके माध्यम से आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इन महान कलाकारों के योगदान से संगीत विश्व भर में सम्मानित हुआ है। तो ये हो गया हमारा संगीत वाला आंसर। आप किस टाइप का संगीत सुनना पसंद करते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न 11, लोकगीत से आप क्या समझते हैं? अपनी संस्कृति का एक लोकगीत लिखिए। लोकगीत, फोक सॉन्ग। लोकगीत वे गीत होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र, समाज या जाति की परंपराओं, रहन सहन, रीति रिवाजों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से चलते आए हैं। लोकगीत आम बोलचाल की भाषा में होते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति इन्हें आसानी से समझ और गा सकते हैं। इन गीतों में समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं, प्राकृतिक सौंदर्य, उत्सव, विवाह, जन्म, त्योहार और सामाजिक घटनाएं प्रमुख रूप से व्यक्त होती है। लोकगीत हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं और सामाजिक समरसता एवं एकता को बढ़ावा देते हैं। यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक होते हैं जो हमें अपनी जड़ों से जोड़कर रखते हैं। अपनी संस्कृति का एक लोकगीत। गीत, फूलामरी बगिया मारे झूला झूलू में, फूलामरी बगिया मारे झूला झूलू में, पीहर आयो जी सावन सखीरी झूला झूलू में, मामा जी लाड़ लड़ावे मोतीरो झूलो झुलावे झूला झूलू में, सखीरी झूला झूलू में। भावार्थ, यह लोकगीत सावन के महीने में पीहर या मायके आने पर बहनों और बेटियों के झूला झूलने की खुशी को दर्शाता है, व्यक्त करता है। पता है, मैंने तो वो वाला गाया था, एक्टिविटी हुई थी तो दम में धरो भाई जी हो न्यारी हूँगा, वो मैंने बहुत अच्छे से गाया था। ठीक है, खुशी को दर्शाता है। इसमें मामा जी के स्नेह और देखभाल का भी उल्लेख है जो बेटियों को झूला झुलाते हैं। यह गीत पारिवारिक प्रेम और सामाजिक बंधनों को भी उजागर करता है। इस गीत के माध्यम से हमें अपने गाँव और समाज की खुशबू का अनुभव होता है जिससे हमें अपने लोक जीवन पर गर्व महसूस होता है। हमारी लोकगीत की गतिविधि, मैंने हमारे कॉलेज की लोकगीत वाली गतिविधि में दम धड़ो भाई जी हूँ न्यारी हूँगा गीत गाया था जो कि मुझे मेरी मम्मी ने बताया था। ठीक है, जिसमें भाभी और देवर के संवाद को प्रस्तुत किया गया है। ये एक पारंपरिक गीत है जिसमें भाभी देवर से न्यारी होने की बात करती है और पक्का घर खेत व सास ससुर वो खुद लेने के लिए करती है और कच्चा घर व चीज़ें देवर को देने के लिए करती है। यह लोकगीत निमाड़ी में गाया जाता है और यह गीत आमतौर पर देवर भाभी के बीच स्नेह को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वाद्य यंत्र से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्र वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग संगीत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इनका निर्माण विभिन्न धातुओं, लकड़ी, बांस, चमड़े आदि से किया जाता है। वाद्य यंत्रों को बजाकर संगीत के सुरों और लय को सुंदरता से प्रस्तुत किया जाता है। वाद्य यंत्रों की सहायता से गीत, नृत्य, भजन, कीर्तन और अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों को अधिक आकर्षक और भावपूर्ण बनाया जाता है। ये संगीत के विभिन्न रूपों में विविधता और गहराई लाते हैं। 5 वाद्य यंत्रों का वर्णन। पहला है गिटार। गिटार एक तंतु वाद्य यंत्र है जो पश्चिमी और भारतीय संगीत दोनों में लोकप्रिय है। इसमें तार होते हैं जिन्हें उंगलियों या प्लेक्ट्रम से बजाया जाता है। गिटार से मीठे सुर और कॉर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे गीत और संगीत को सुंदरता मिलती है। सेकंड है सितार। सितार भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसमें कई तार होते हैं और इसे गोद में रखकर बजाया जाता है। सितार से मधुर रागों का प्रदर्शन किया जाता है। थर्ड है बांसुरी। बांसुरी एक वायु वाद्य है। यह बांस की बनी होती है और इसमें कई होल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें अंगुलियों से दबाकर स्वर निकाले जाते हैं। बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। फोर्थ है ढोलक। ढोलक एक लोकवाद्य है जो दोनों ओर से हाथों की मदद से बजाया जाता है। इसका उपयोग शादी, लोकगीत, कीर्तन और नृत्य में किया जाता है। फिफ्थ है तबला। तबला भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रमुख ताल वाद्य यंत्र है। यह 2 भागों में विभक्त होता है। दाया हिस्सा यानी कि छोटा दाया कहलाता है और बाया हिस्सा यानी कि जो बड़ा हिस्सा होता है वो बाया कहलाता है। इसे उंगलियों और हथेलियों की मदद से बजाया जाता है।
निष्कर्ष, वाद्य यंत्र संगीत की आत्मा होता है अथवा होते हैं। हाँ, क्योंकि कई सारे वाद्य यंत्र होते हैं ना, इनके माध्यम से हम संगीत को और भी सुंदर और भावपूर्ण बना सकते हैं। विभिन्न वाद्य यंत्र हमें संगीत के अलग अलग स्वरूपों का अनुभव कराते हैं, इसलिए वाद्य यंत्रों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। और एक ना एक इंस्ट्रूमेंट्स तो प्ले करना ही चाहिए, मतलब हॉबी होना चाहिए, ठीक है। मुझे गिटार पसंद है, गिटार बजाना। आई लाइक टू प्ले गिटार। आपको क्या बजाना पसंद है? कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर लेख लिखिए एवं उनके किन्हीं 5 कलाकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, इंडियन क्लासिकल डांस। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह नृत्य सिर्फ शारीरिक मुद्राओं का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि इसमें भाव, संगीत, ताल और अभिनय का सुंदर संगम होता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कहानियों को मुद्राओं और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये नृत्य भारतीय धर्म, साहित्य और इतिहास से जुड़े होते हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ मानी जाती है। पहला है भरतनाट्यम, है ना, जो कि तमिलनाडु का है। फिर सेकेंड है कथक, उत्तर भारत का नृत्य। थर्ड है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। फोर्थ है ओडिसी, ओडिशा। मणिपुरी, मणिपुर। कथकली केरल। मोहिनी अट्टम केरल। सत्रिया असम। ठीक है, तो यहाँ पर 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। इन नृत्य शैलियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता, आई थिंक ये आध्यात्मिकता लिखा है, ठीक है, इसको मैं करेक्ट करूँगी, आध्यात्मिकता है ना, आध्यात्मिकता और सौंदर्य को दर्शाया जाता है। प्रत्येक नृत्य शैली की अपनी खास मुद्राएं, ताल, रचनाएं और प्रस्तुतिकरण शैली होती है जो उसे अनूठा बनाती है। 5 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार। पहला है पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक के एक्सपर्ट है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज भारत के महान कथक नृत्यांगन थे। उन्होंने कथक नृत्य को नई ऊंचाइयां दी और विश्व भर में भारतीय कथक का परचम लहराया। सेकेंड है मल्लिका साराभाई, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। मल्लिका साराभाई एक प्रसिद्ध नृत्यांगना, नाट्यकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में अपनी अलग पहचान बनाई। थर्ड है सोनल मानसिंह, ओडिसी। सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है। उन्होंने ओडिसी के अलावा भरतनाट्यम में भी पारंगतता हासिल की है। फोर्थ है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, भरतनाट्यम। डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नृत्यांगना, विदुषी और नृत्य शास्त्री है। विदुषी उन स्त्रियों को कहा जाता है जिन्हें वेदोपनिषदों का ज्ञान होता है। ये वर्ड आई थिंक B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था हमने, है ना, बौद्ध धर्म की शिक्षा में, आई थिंक वैदिक शिक्षा में। इन्होंने भरतनाट्यम को नाट्य शास्त्र के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। फिफ्थ है उदय शंकर, भारतीय नृत्य के प्रवर्तक। उदय शंकर ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी तत्वों को जोड़कर एक नई आधुनिक नृत्य शैली विकसित की। इन्हें भारतीय समकालीन नृत्य का जनक भी कहा जाता है। निष्कर्ष, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारत की कला, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। यह न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि भारतीय दर्शन, भावनाओं एवं परंपराओं को भी जीवंत बनाता है। महान नृत्य कलाकारों के योगदान से यह कला निरंतर विकसित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोक नृत्य से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 5 प्रमुख लोक नृत्य की शैलियों का वर्णन कीजिए। लोक नृत्य, फोक डांस। लोक नृत्य वह नृत्य होता है जो किसी विशेष क्षेत्र, जाति, जनजाति या समाज की संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। ये नृत्य आमतौर पर त्योहारों, मेलों, शादी ब्याह और खास अवसरों पर सामूहिक रूप से किए जाते हैं। कोई सा इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लोक नृत्य जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, ठीक है। लोक नृत्य में क्षेत्रीय संगीत, पारंपरिक वेशभूषा और साधारण ताल व लय का उपयोग होता है। ये नृत्य लोगों के जीवन, त्योहारों, ऋतुओं, कृषि और धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं और उनकी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं। 5 प्रमुख लोक नृत्यों की शैलियाँ, 5 मेजर फोक डांस स्टाइल्स। पहला है गरबा, जो कि गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह खासकर नवरात्रि के दौरान खेला जाता है। इसमें महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में गोल घेरा बनाकर ताल से थिरकती है। इसे डांडिया रास के साथ भी प्रस्तुत किया जाता है। सेकेंड है भांगड़ा, जो कि पंजाब में फेमस है ना। भांगड़ा पंजाब का एक जोशीला और उत्साहवर्धक लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। इसमें पुरुष अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर ढोल की थाप पर नाचते हैं। तीसरा है घूमर, जो कि राजस्थान में फेमस है। घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें महिलाएं रंगीन घाघरा चोली पहनकर गोल घूम कर नृत्य करती है। यह खासकर त्योहारों और विवाह समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। फोर्थ है लावनी, जो कि महाराष्ट्र में फेमस है। लावनी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य अपनी भावभंगिमा और जोशीले संगीत के लिए जाना जाता है। इसमें महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनकर तालबद्ध ढंग से नृत्य करती है। फिफ्थ है छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में फेमस है। छऊ नृत्य मुखौटे पहनकर प्रस्तुत किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसमें युद्ध, शिकार और पौराणिक कथाओं को नाट्य रूप में दर्शाया जाता है। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं,
पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में फेमस है, सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में फेमस है, और मयूरभंज छऊ जो कि ओडिशा में फेमस है। व्यक्तिगत प्रस्तुति, मेरी भागीदारी। अब मैंने ये एक्टिविटी में क्या अनुभव किया है ना, मैंने कैसे एक्टिविटी की थी। दिनांक 2 जुलाई 2025, जुलाई नहीं, आई थिंक जून है, ठीक है, हाँ, 6 मंथ है ना, जून, ठीक है। तो 2 जून 2025, वार सोमवार, समय सुबह के 11 बजे, देवी रुक्मणी महाविद्यालय खरगोन में बीएड द्वितीय सेमेस्टर के शिक्षा में नाटक एवं कला, ये जो EPC 4 है वो सब्जेक्ट का नाम है, शिक्षा में नाटक एवं कला, विषय के अंतर्गत आयोजित लोक नृत्य गतिविधि में मैंने राजस्थान की राजपूतानी संस्कृति का चयन किया। इस अवसर पर मैंने राजस्थानी यानी कि राजपूतानी पारंपरिक पोशाक पहनकर म्हारो डाक बाबू लायो रे संदेशवा, आई थिंक यहाँ पर महारा आएगा, महारा आएगा कि म्हारो आएगा, मैं कंफ्यूज हूँ। ये मैंने मन से लिखा है तो कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो आप बताइएगा कि क्या मिस्टेक है, ठीक है ना। हमारा डाक बाबू लायो रे संदेशवा वाले गीत पर एकल नृत्य प्रस्तुत किया। यह गीत राजस्थान की संस्कृति और भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाता है। मेरी वेशभूषा और नृत्य प्रस्तुति से राजस्थान की परंपरा और जीवंत संस्कृति को दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को लोक नृत्य गतिविधि में अनिवार्य रूप से अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार वेशभूषा पहनने और अकेले इंडिविजुअल नृत्य करने के निर्देश दिए गए थे। इस गतिविधि के माध्यम से हमें भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने और प्रस्तुत करने का अवसर मिला। निष्कर्ष, लोक नृत्य हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है जो विभिन्न संस्कृतियों की परंपराओं, उत्सवों और मान्यताओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस गतिविधि ने मुझे मेरी सांस्कृतिक पहचान को और भी गहराई से समझने और आत्मविश्वास से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 15, अभिनय की परिभाषा एवं विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। अभिनय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एक्टिंग। अभिनय भारतीय नाट्य कला का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह कलाकार द्वारा अपने भाव, विचार, चरित्र और घटनाओं को मंच पर या किसी दृश्य माध्यम में जीवंत ढंग से प्रस्तुत करने की कला है। अभिनय में कलाकार अपने शब्दों, हाव भाव, चेहरे के भाव, मुद्राओं और वेशभूषा आदि के माध्यम से दर्शकों तक संदेश पहुंचाता है। अभिनय के माध्यम से कलाकार न केवल संवाद बोलता है बल्कि अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से भावों को दर्शकों के समक्ष उतारता है। संक्षेप में कहा जा सकता है, अभिनय वह कला है जिसमें कलाकार अपनी भावनाओं, विचारों एवं चरित्र को विभिन्न माध्यमों द्वारा व्यक्त करके दर्शकों के हृदय तक पहुंचाता है। अभिनय के विभिन्न आयाम, वेरियस डायमेंशंस ऑफ एक्टिविटी। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार अभिनय के 4 प्रमुख आयाम होते हैं जो मिलकर अभिनय को संपूर्णता प्रदान करते हैं। पहला है अंगिक अभिनय, शारीरिक अभिनय। यह अभिनय का सबसे प्रत्यक्ष और दृश्यात्मक आयाम होता है। इसमें कलाकार शरीर के अंगों जैसे नेत्र, हाथ, मुख, सिर, गर्दन आदि के हाव भाव, मुद्राओं एवं संकेतों के माध्यम से भावों को प्रकट करता है। उदाहरण, नेत्रों की भाषा, हाथों की मुद्राएं, चलने की शैली, चेहरे के भाव आदि अंगिक अभिनय से पात्र की मनस्थिति जीवंत बनती है। दूसरा आयाम जो है वो है वाचिक अभिनय, मुखर अभिनय। यह अभिनय का वह पक्ष है जिसमें कलाकार अपनी वाणी, स्वर, उच्चारण, संवाद, गीत, राग, रंग आदि का उपयोग करता है। इसमें भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आवाज़ की गति, स्वर, लय और ताल मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। संवाद की स्पष्टता और प्रभावशाली प्रस्तुति से दर्शक नाटक के भाव से जुड़ते हैं। थर्ड है सात्विक अभिनय। इसको आंतरिक भाव का अभिनय भी कहा जाता है। यह अभिनय का सबसे सूक्ष्म और आंतरिक आयाम है जिसमें कलाकार अपने मन में उत्पन्न होने वाली वास्तविक भावनाओं को चेहरे के भाव, आंखों की चमक, कपकपी, पसीना, रोना, हंसी, भय आदि के माध्यम से दर्शाता है। यह अभिनय आत्मिक और गहरे अनुभव से जुड़ा होता है। सात्विक अभिनय से पात्र की भावनात्मक गहराई प्रकट होती है और दर्शक उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं। चौथा आयाम है आहार्य अभिनय, वेशभूषा और साज सज्जा। यह अभिनय का बाहरी पक्ष है जिसमें वेशभूषा, श्रृंगार, आभूषण, मंच सज्जा, पृष्ठभूमि आदि के माध्यम से पात्र और वातावरण को विश्वसनीय एवं आकर्षक बनाया जाता है। आहार्य अभिनय से दर्शक पात्र और उसकी संस्कृति, परिवेश आदि को सही ढंग से पहचान पाते हैं। निष्कर्ष, अभिनय केवल संवाद बोलना नहीं बल्कि एक संपूर्ण कला है जिसमें कलाकार शरीर, वाणी, भाव और वेशभूषा के माध्यम से पात्रों को जीवंत करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किन्हीं 5 प्रमुख नाटककारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी 3 नाट्य रचनाओं के नाम लिखिए। भारत के प्रमुख नाटककार एवं उनकी नाट्य रचनाएं। पहले है कालिदास। परिचय, कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। वे गुप्तकालीन साहित्य के प्रमुख प्रतिनिधि रहे हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य, भावनाओं की गहराई और मानवीय मूल्यों की झलक मिलती है। उन्हें कवि कुलगुरु कहा जाता है। उनके नाटकों में प्रेम, करुणा और सामाजिक आदर्शों का सुंदर चित्रण मिलता है। प्रमुख नाट्य रचनाएं, पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है मालविकाग्निमित्रम आदि। सेकेंड है भास।
परिचय। भास संस्कृत साहित्य के सबसे प्राचीन नाटककारों में से एक थे। माना जाता है कि वे ईसा पूर्व 1वीं से 3वीं शताब्दी के बीच हुए। उनकी रचनाओं में राजनीतिक घटनाओं, नैतिक मूल्यों और नीति की झलक मिलती है। वे सरल और नाटकीय संवादों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख नाट्य रचनाएं। पहला है स्वप्नवास वदत्तम। सेकेंड है प्रतिज्ञा योगंधरायणम और तीसरा है कर्णभारम। तीसरे नाटककार, ठीक है, भवभूति। परिचय। भवभूति 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार थे। वे रचनाओं में गंभीर विषयों और करुणा, शौर्य जैसे रसों के लिए जाने जाते हैं। उनके नाटकों में पात्रों की गहन भावनाएं और आदर्शवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। प्रमुख नाट्य रचनाएं। पहली है उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम। तीसरी है मालती माधवम। चौथे नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाट्य साहित्य का जनक कहा जाता है। वे 19वीं शताब्दी में हुए और उन्होंने हिंदी को खड़ी बोली में नाट्य मंच पर स्थापित किया। उनके नाटकों में समाज सुधार, राष्ट्रभक्ति और व्यंग्यात्मक शैली मिलती है। प्रमुख नाट्य रचनाएं। पहला है अंधेर नगरी, जो कि भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर तीखा व्यंग्य उन्होंने किया है, ठीक है। फुर्सत में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंधेर नगरी, ठीक है। फिर सेकेंड है भारत दुर्दशा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की दयनीय स्थिति पर आधारित। और तीसरा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा। फिफ्थ नाटककार है जयशंकर प्रसाद। परिचय। जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी युग के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने ऐतिहासिक और भावप्रधान नाटकों की रचना की, जिनमें राष्ट्रीय चेतना, आदर्शवाद और करुणा की झलक मिलती है। प्रमुख नाट्य रचनाएं। पहला है स्कंदगुप्त वीरगाथा, है ना, इनकी वीरगाथा का वर्णन किया गया। सेकेंड है चंद्रगुप्त, इनके जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाटक। थर्ड है ध्रुव स्वामिनी, नारी के सम्मान और प्रेम की कहानी। निष्कर्ष। इन नाटककारों ने भारतीय नाट्य साहित्य को समृद्ध किया है। उनकी रचनाएं आज भी रंगमंच और साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य धरोहर मानी जाती है। इनके नाटकों में समाज, संस्कृति और इतिहास का जीवंत चित्रण मिलता है। चित्रण आएगा ना, आने लगा दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी एक नाटक का नाट्य रूपांतरण कीजिए। नाट्य रूपांतरण, ड्रामेटाइज। इसमें मैंने उसी नाटक का नाट्य रूपांतरण किया है जो नाटक हमने एक्टिविटी में कॉलेज में प्रस्तुत किया था, है ना। शीर्षक है सतर्क भारत सुरक्षित भारत। विषय मॉक ड्रिल और आम जनता की जागरूकता। परिचय। यह नाट्य रूपांतरण मॉक ड्रिल के महत्व और आम जनता की जागरूकता पर केंद्रित है। नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जान माल की रक्षा के लिए सभी नागरिकों को तैयार रहना चाहिए। नुक्कड़ नाटक की शैली में प्रस्तुत यह नाट्य रूपांतरण दर्शकों को जागरूकता, सतर्कता और सामूहिक सहयोग की सीख देता है। पात्र परिचय। सूत्रधार, जो कि पूरी कहानी को जोड़ने वाला होता है ना, उसको सूत्रधार कहते हैं। सेकेंड है चंदू, मजाकिया और बेपरवाह युवक। थर्ड है गीता दीदी, जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता। फोर्थ है रामू काका, अनुभव साझा करने वाले बुजुर्ग। फिफ्थ है सीमा, उत्साही छात्रा। सिक्स्थ है विकास, जागरूक पढ़ा लिखा युवक। सेवन्थ है रज्जो मौसी, गॉसिप करने वाली महिला। एट्थ है प्रशासन अधिकारी, मॉकड्रिल संचालक। नाइन्थ है दूध वाला, आम नागरिक का प्रतिनिधि। 10th है मीडिया रिपोर्टर, जो कि मैं बनी थी नाटक में, ठीक है, जनता से सवाल पूछने वाला। 11 है आतंकी प्रतीक, काली टोपी वाला, डर का प्रतीक। और 12वां है भीड़, गांव के अन्य नागरिक। दृश्यावली। दृश्य 1, गांव का चबूतरा, तालियों की थाप और सतर्क भारत सुरक्षित भारत के नारे लगाते हैं। सूत्रधार दर्शकों की ओर। जब देश पर संकट आता है तब हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह खुद भी तैयार रहे और दूसरों को भी तैयार करे, ठीक है। आज हम दिखाएंगे कि मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है। चंदू अखबार पढ़ता हुआ आता है। चंदू हंसते हुए, अरे सरकार बिना मॉक ड्रिल चिल्ला रही है, जैसे हम फौजी है। गीता दीदी, अरे चंदू, ये मजाक की बात नहीं है, ये हमारी और तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। रामू काका, हमारे ज़माने में भी ब्लैकआउट होता था, मोमबत्ती की रोशनी में ही वीरता झलकती थी। दृश्य 2, प्रशासन की घोषणा। प्रशासन अधिकारी माइक से, सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आज मॉक ड्रिल होगी, सभी लोग सहयोग करें। विकास, बहुत अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि आपातकाल में क्या करना है। सीमा, हाँ, मैंने सुना है कि सायरन बजेगा और हमें सुरक्षित जगह जाना होगा। रज्जो मौसी, कहीं सचमुच हमला तो नहीं हो गया, मैं तो अपनी बकरी को लेकर बंकर में जाऊंगी। दृश्य 3, मॉक ड्रिल अभ्यास। दृश्य 3, ठीक है, सायरन बजता है, ऐसा, ठीक है, लोग इधर उधर दौड़ते हैं, कोई छुपता है कोई घबराता है। प्रशासन अधिकारी, ब्लैकआउट करो, लाइट बंद करो, जमीन पर लेट जाओ या बंकर में जाओ। दूध वाला, पानी की बोतल हाथ में लिए, अरे मेरी गाय कहाँ गई, युद्ध में दूध सप्लाई कैसे होगी। चंदू, मुझे तो ये सब मजाक लगता था, लेकिन अब पता चला कि ये कितना जरूरी है। दृश्य 4, आतंकी प्रतीक का प्रवेश। काली टोपी वाला आतंकी प्रतीक आता है, लोग डर जाते हैं। सूत्रधार, देखो, असली हमला कभी बताकर नहीं आता, अगर हम तैयार हैं तो हम डर को मात दे सकते हैं। दृश्य 5, समीक्षा और सीख। मीडिया रिपोर्टर,
पता है मैं जब मीडिया रिपोर्टर बनी थी तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, इसमें तो मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि फिर बहुत बड़ा नाटक जाएगा कि पूरी प्रैक्टिकल फाइल में मैं नाटक ही लिखूंगी। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, नमस्कार मैं हूँ मीडिया रिपोर्टर प्रियंका यादव और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। ठीक है, मीडिया रिपोर्टर आपको मॉक कैसी लगी? सीमा, बहुत कुछ सीखा, सायरन बजते ही क्या करना है, कहाँ जाना है। रामू काका, अब समझ आया, तैयारी सुरक्षा है। गीता दीदी, प्रत्येक गांव मोहल्ले स्कूल में ऐसे अभ्यास होने चाहिए। अंतिम दृश्य, एकता और देशभक्ति। सूत्रधार, देशभक्ति सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि गांव और मोहल्ले में भी जरूरी है। सभी पात्र एक साथ कहते हैं, हम सतर्क है, हम तैयार है। सतर्क भारत, सुरक्षित भारत। देशभक्ति गीत बजता है, नाटक समाप्त होता है। निष्कर्ष, इस नाट्य रूपांतरण के माध्यम से दर्शकों को यह संदेश दिया गया था कि आपातकालीन परिस्थितियों में मॉक ड्रिल के अभ्यास से नागरिकों में जागरूकता बढ़ती है और देश सुरक्षित बनता है। नाटक में हास्य, व्यंग्य और भावनात्मक दृश्यों के माध्यम से दर्शकों को सतर्क रहने और एकजुटता का महत्व बताया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, 5 प्रमुख भारतीय त्योहारों का वर्णन कीजिए। 5 प्रमुख भारतीय त्योहार, 5 मेजर इंडियन फेस्टिवल्स। पहला है दीपावली, दिवाली। समय अक्टूबर और नवंबर में आता है, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर में। महत्व, दीपावली को प्रकाश का पर्व कहा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और लोगों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए थे। यह त्योहार विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन और दीप प्रज्वलन के लिए प्रसिद्ध है। रिवाज, लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, दियो और रंग बिरंगी लाइटों से घर सजते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, रात को लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा की जाती है और आतिशबाजी होती है। सेकेंड है होली। समय मार्च। महत्व, होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत है ना, प्रहलाद की कथा तथा वसंत ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। इसमें गीत, संगीत और पकवानों का विशेष महत्व है। रिवाज, होली से पहले होलिका दहन होता है जिसमें लकड़ियाँ और उपले जलाए जाते हैं। अगले दिन लोग रंग, गुलाल और पानी से एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तीसरा है रक्षाबंधन। समय अगस्त। महत्व, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। भाई उसे उपहार देता है और उसकी रक्षा का वचन लेता है। रिवाज, राखी बांधने के बाद परिवार में मिठाइयाँ बांटी जाती है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है। फोर्थ है दुर्गा पूजन, नवरात्रि। समय सितंबर या अक्टूबर में आता है, ठीक है। महत्व, दुर्गा पूजा शक्ति की देवी माँ दुर्गा के सम्मान में मनाई जाती है। बंगाल और पूर्वी भारत में यह महापर्व के रूप में प्रसिद्ध है ना, महापर्व के रूप में प्रसिद्ध है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। रिवाज, दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होती है, भजन कीर्तन, गरबा और डांडिया नृत्य होते हैं। अष्टमी, नवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है जो रावण पर राम की जीत का प्रतीक है। 5वां है ईद उल फितर। समय रमजान माह के समापन पर चांद देखकर। महत्व, ईद उल फितर इस्लाम धर्म के पवित्र माह रमजान के रोजे समाप्त होने के बाद मनाया जाता है। यह भाईचारे और दान का संदेश देता है। रिवाज, नमाज अदा की जाती है, नए कपड़े पहने जाते हैं, सेवैया और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं और फितरा यानी कि दान भी दिया जाता है। नंबर 19 है, किसी एक व्यवसाय की रिपोर्ट राइटिंग तैयार कीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन 10 क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो उत्तर, एक व्यवसाय के बारे में यानी कि दुकानदारी, ठीक है, इसके बारे में मेरे को थोड़ा नॉलेज भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय क्या है? व्यवसाय का नाम दुकानदारी, रिटेल दुकान। दुकानदारी एक खुद का व्यवसाय है जिसमें किराना, कपड़े, स्टेशनरी, फल सब्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसी वस्तुएं ग्राहकों को बेची जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, जगह का चुनाव कैसे किया जाता है? दुकान के लिए ऐसी जगह चुनी जाती है जहाँ ग्राहकों की अधिक आवाजाही हो, जैसे बाजार, स्कूल के पास, बस स्टैंड या भीड़भाड़ वाले इलाके। थर्ड है, मशीनरी एवं उपकरण कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? काउंटर, अलमारी, तौलने की मशीन, कंप्यूटर आदि बाजार से खरीदे जाते हैं या थोक विक्रेता से मंगवाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आवश्यक कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कच्चा माल जैसे किराना सामान, स्टेशनरी आदि थोक बाजार या डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव संसाधन कैसे जुटाए जाते हैं? दुकानदार स्वयं काम करता है लेकिन बड़ी दुकान होने पर सहायक कर्मचारी रखे जाते हैं, ठीक है। ये सहायक कर्मचारी ग्राहकों की सहायता करते हैं। सिक्स्थ है, लागत कितनी होती है? उत्तर, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक की लागत आती है। इसमें किराया, माल, खरीदारी, साज सज्जा आदि शामिल है। सातवां क्वेश्चन है, आमदनी कितनी होती है? दुकानदारी से प्रतिदिन 1,000 रुपये से लेकर 5,000 तक की आय होती है, पर ये और भी मतलब त्यौहार जब आते हैं त्योहारों पर ये और भी बढ़ जाती है। आठवां क्वेश्चन है, परीक्षण की आवश्यकता होती है क्या? यदि खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं तो फूड लाइसेंस जरूरी होता है, ठीक है, और उनके परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अन्य सामान्य वस्तुओं के लिए कोई विशेष परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। 9th है, व्यवसाय में आने वाली आयु सीमा का निर्धारण करें। इस व्यवसाय को 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
कर सकता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान प्रस्तुत करें। कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है? तो फर्स्ट है बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सेकेंड है ग्राहकों को संतुष्ट करना, यानी ग्राहक सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ यार इनकी दुकान का सामान अच्छा है, क्वालिटी वाला है। ठीक है, थर्ड है महंगाई व माल की कमी, है ना। हाँ, मतलब कि महंगाई, ज़्यादा महंगी चीज़ें लोग लेते नहीं है। ठीक है, कभी कभी सामान खत्म हो जाता है, लोगों की डिमांड रहती है कि अरे ये चाहिए, तो कभी कभी खत्म हो जाता है। ठीक, कुछ खाद्य पदार्थों में खराबी आना, कुछ सामान खराब हो जाता है, जैसे कि नारियल के गोटे, अब उनमें झाँकते तो है नहीं। समाधान, पहला है गुणवत्तापूर्ण सामान बेचना, सेकेंड है उचित दाम और ऑफर देना, थर्ड है ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना। तो ये थे हमारे EPC 4 के पूरे 19 क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ आइडियाज़ मिले और आपकी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। ठीक है।